हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी सीजीएल 2024 के जो एग्जाम्स हुए थे उसका 10 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो ये सेट 6 है और इसके पहले मैंने सेट 1 to 5 डिस्कस कर दिया है। तो उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। वो सारे वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है एसएससी सीजीएल का, वहाँ से मिल जाएंगे। तो उसे आप जरूर देखें क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ वो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं सीजीएल, सीएचएस, एमटीएस, सीपीयू सभी के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस का क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स उसका वीडियो मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन जाता रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात मेरे साइड से कि मैं देखती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं लेकिन अपने साइड से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते, यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते और ग्रुप्स में शेयर नहीं करते। तो मैं इतने सारे मेहनत करने के बाद इस तरह के कंटेंट आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोगों को अपने साइड से पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूँ और इस तरह का कंटेंट आप लोग के लिए लाती रहूँ। क्योंकि जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे चैनल से ज्वाइन करेंगे तभी मुझे भी इंटरेस्ट आएगी वीडियो बनाने के लिए इस तरह के, और मैं मोटिवेटेड होकर इस तरह का कंटेंट आगे और भी लाती रहूँगी। तो इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करें ताकि आप वहां से पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक से ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रुद्रसेना II of which of the following dynasties married प्रभावती गुप्ता the daughter of चंद्रगुप्त II of the गुप्ता dynasty? निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त से विवाह किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बकाटका डायनेस्टी। तो प्रभावती गुप्ता जो थी वो किनकी डॉटर थी? ये चंद्रगुप्ता II जो कि गुप्ता एम्पायर के रूलर थे और क्वीन कुबरंगा की डॉटर थी, यानी चंद्रगुप्ता II और क्वीन कुबरंगा ये दोनों की ये डॉटर थी प्रभावती गुप्ता। और प्रभावती गुप्ता का जो मैरिज हुआ था वो हुआ था रुद्रसेन II के साथ जो कि बकाटका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इस टाइम पे बकाटका डायनेस्टी के रूलर कौन थे? तो रुद्रसेन के जो फादर थे पृथ्वीसेना I वो बकाटका डायनेस्टी के रूलर थे। और जो रुद्रसेना जो थे वो उनका जो टेन्योर था वो जब राजा बने तो वो सिर्फ 5 इयर्स के लिए ही राजा बन पाए, उनके बाद उनका डेथ हो गया। अब हम लोग गुप्ता एम्पायर के जो भी इम्पोर्टेंट रूलर हैं उनके बारे में सारे फैक्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले गुप्ता एम्पायर के रूलर कौन थे? चंद्रगुप्त I। इनका टेन्योर था 319 CE से 330 या फिर 335 CE। ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे गुप्ता एम्पायर के और इन्हें कंसीडर किया जाता है एक्चुअल फाउंडर गुप्ता डायनेस्टी के। इनका टाइटल क्या दिया गया? महाराजा धीराज। और जो चंद्रगुप्त I थे उनका मैरिज किनके साथ हुआ? तो लिच्छवी की प्रिंसेस थी कुमारा देवी, उनके साथ इनका विवाह हुआ चंद्रगुप्त I का। और इसके बाद चंद्रगुप्त I का जो नॉर्थ बिहार रीजन था उस पे इन्फ्लुएंस इनका बढ़ गया। इसके बाद चंद्रगुप्त I के टाइम पे एक गोल्ड कॉइन को इश्यू किया गया जिसमें कुमारा देवी और चंद्रगुप्त I का फोटो बनाया हुआ था और उस कॉइन को बोला जाता था कुमारा देवी कॉइन्स। इस कॉइन्स को इश्यू किया गया था। उसके बाद चंद्रगुप्त I के बाद सेकेंड रूलर आए कौन? गुप्ता एम्पायर के समुद्रगुप्त। इनका टेन्योर था 335 CE से 375 और 380 CE तक। ये चंद्रगुप्त I के सन थे, बेटे थे और ये नेक्स्ट रूलर थे गुप्ता एम्पायर के। ये जो समुद्रगुप्त थे इन्होंने जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी, इन्होंने जितने भी अपने टाइम पे काम किया उसके बारे में रिकॉर्ड प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है वो क्या है? ये इलाहाबाद पीलर इंस्क्रिप्शन जो है उसी को प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। और उसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के सभी कॉन्क्वेस्टेड के बारे में सारे रिकॉर्ड लिखे गए हैं।
और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसे कंपोज किसने किया, तो इसे कंपोज किया गया समुद्रगुप्त के टाइम पे एक पोएट थे हरिसेना, उनके द्वारा संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज किया गया। और प्रयाग प्रशस्ति के अकॉर्डिंग समुद्रगुप्ता ने 8 किंग जो थे आर्यभट्टा के, जो कि नॉर्थ इंडियन के थे, गंगा वैली के थे, इस तरह से 8 किंग जो थे आर्यभट्ट के, उन्हें इन्होंने समुद्रगुप्त ने हराया था। उसके बारे में प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है। उसके बाद समुद्रगुप्त ने 12 किंग जो दक्षिणापंथ के थे, साउथ इंडिया के थे, उन्हें भी कैप्चर किया था और बाद में लिबरेट कर दिया था, छोड़ दिया था। उसके बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध याजना भी परफॉर्म किया था बहुत सारे अपने अचीवमेंट के लिए। और अश्वमेध क्वाइन भी समुद्रगुप्त ने इशू किया था, जिसमें टाइगर स्लेयर क्वाइन था, बैटल एक्स क्वाइन था, बीना क्वाइन था, जिसमें कि समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया था। तो इस तरह से ये सारे टाइप्स के अश्वमेध क्वाइंस को इशू किया गया था। उसके बाद समुद्रगुप्त को सिर्फ एक योद्धा के नज़र से नहीं देखा जाता, ये एक पोएट भी थे, एक म्यूजिशियन भी थे और सीखने के लिए इच्छा रखने वाले पर्सन थे। इस तरह के पर्सन थे समुद्रगुप्त। उसके बाद समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें सक्सेसफुल हुए। और इनके बारे में इलाहाबाद पीलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। और इलाहाबाद पीलर इंस्क्रिप्शन में उन्हें समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु भी बोला गया है। आगे देख लेते हैं। तो समुद्रगुप्त के बाद तीसरे रूलर आए गुप्ता एम्पायर के, वो थे कौन, चंद्रगुप्त टू, जिनका टेन्योर था 380 सीई से 414 सीई तक। ये चंद्रगुप्त टू जो थे, ये इन्होंने साका जो थे वेस्टर्न रीजन में, और वेस्टर्न रीजन में कौन कौन सा प्लेसेस आता है, गुजरात, काठियावाड़ और वेस्ट मालवा। तो यहाँ पे जो साका जो रूलर थे उन्हें चंद्रगुप्त टू ने हराया था, और उसके बाद उन्हें टाइटल दिया गया विक्रमादित्य का। और उन्होंने जो चंद्रगुप्त टू हैं, उन्होंने उज्जैन पे भी रूल किया था। इनका मैरिज हुआ कुबरंगा, जो कि नागा फैमिली से बिलोंग करती थी, उनके साथ शादी हुआ चंद्रगुप्त टू का। और इनकी बेटी थी कौन, प्रभावती गुप्ता। और प्रभावती गुप्ता का विवाह किसके साथ हुआ, बकाटका डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले रुद्रसेना टू के साथ हुआ। और ये जो रुद्रसेना टू का जब डेथ हुआ, उसके बाद प्रभावती गुप्ता ने बकाटका डायनेस्टी को संभाला, यानी वहाँ की रूलर रही। कब से कब तक, 390 सीई से 410 सीई तक। इसके बाद चंद्रगुप्त टू जो थे वो फर्स्ट रूलर थे गुप्ता एम्पायर के, जिन्होंने सिल्वर क्वाइन को इशू किया था। और ये जो सिल्वर क्वाइन था वो सिमिलर पैटर्न उसका मैच करता था साका क्वाइन के साथ। इसके बाद जो महरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो कि दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में सिचुएटेड है, उस पिलर इंस्क्रिप्शन में चंद्रगुप्त टू के रिकॉर्ड्स के बारे में लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त टू ने किसे हराया, बालिकास जो बैक्टीरियन के थे उन्हें हराया, और सप्त सिंधु को क्रॉस किया था। इसके बाद चंद्रगुप्त टू के टाइम पे कोर्ट पोएट कौन कौन थे, कालिदास और अमर सिन्हा थे, जो कि कोर्ट पोएट थे चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। और चंद्रगुप्त टू के टाइम पे ही चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फाहियान उनके कोर्ट में विजिट किया था। इसके बाद आए नेक्स्ट रूलर गुप्ता डायनेस्टी के, ये थे कुमारगुप्ता वन। इनका टेन्योर था 414 सीई से 455 सीई तक। इन्हें टाइटल दिया गया महाराजा धीराज। और कुमारगुप्ता वन ने भी अश्वमेध याजना को परफॉर्म किया, और इन्हें टाइटल दिया गया अश्वमेधा महेंद्र और महेंद्रादित्य। ये सब टाइटल दिए गए कुमारगुप्त वन को। और कुमारगुप्त वन जो थे डिवोटी थे शिवा को मानने वाले पर्सन थे ये। और इन्होंने इशू किया कार्तिकेय टाइप ऑफ क्वाइंस को, जिसमें कि पीकॉक का फिगर बना हुआ था। इसके बाद कुमारगुप्त वन के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया। और इसके बाद कुमारगुप्त वन के बाद आए नेक्स्ट रूलर गुप्ता एम्पायर के स्कंदगुप्त। इनका टेन्योर था 455 सीई से 467 सीई। और ये थे कुमारगुप्ता वन के सन थे। और इनके टाइम पे ये बहुत सारे
जो हुना जो इन्वेजन हुआ था उनसे इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और इन्हें हराया था। इसके बाद इन्होंने पुष्यमित्र जो थे उन्हें भी हराया स्कंदगुप्त ने। और इनके बारे में लिखा गया है भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि कहाँ पे है, यूपी में है। तो ये जो भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन है ये कहाँ पे है, यूपी में है। इसमें स्कंदगुप्त के बारे में बताया गया है। और स्कंदगुप्त के टाइम पे सुदर्शन लेक था उसे भी रिपेयर किया गया और इसके बारे में बताया गया है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, जो कि गुजरात में है। और इसके बाद क्या हुआ, स्कंदगुप्ता के टाइम के बाद जो भी इनके सक्सेसर हुए रूलर, जो भी इनके बाद रूलर आए गुप्ता एम्पायर के, वो सारे क्या थे, वीक थे। तो इसीलिए क्या हुआ कि स्कंदगुप्ता के बाद जब इन्वेजन हुआ हुना का क्या हुआ, अटैक हुआ गुप्ता एम्पायर पे, तो वो क्या हो गए, वो डिफीट हो गए। जो गुप्ता एम्पायर के रूलर थे वो हार गए हुना से। इसीलिए गुप्ता एम्पायर का इस तरह से डिक्लाइन हो गया। और विष्णुगुप्ता जो थे, जिनका टेन्योर है 540 सी से 550 सी तक, वो लास्ट रूलर रहे गुप्ता एम्पायर के। तो इस तरह से सारे फैक्ट्स मैंने कवर किया गुप्ता एम्पायर के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, माधुरी बर्थवाल, a folk singer and पद्मश्री 2022 awardee, belongs to which of the following states of India? माधुरी बर्थवाल एक लोक गायिका और पद्मश्री 2022 पुरस्कार विजेता भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड से। तो ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है जिसमें पद्मश्री 2022 से पूछा गया। तो माधुरी बर्थवाल कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? उत्तराखंड से, जो कि एक फोक सिंगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पार्लियामेंट। तो जो इंडियन यूनियन गवर्नमेंट है उसमें थ्री प्राइमरी ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, जिसमें पार्लियामेंट आता है। फिर सेकंड है एग्जीक्यूटिव, जिसमें आते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और थर्ड है जुडिशियरी, जो कि सबसे इसका हेड कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अब हम लोग सारे के फंक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले है लेजिस्लेटिव, जिसमें पार्लियामेंट आता है। तो पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है, और ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, इसमें 2 हाउसेस होते हैं। और पार्लियामेंट का फंक्शन होता है लॉ को बनाना, और इसके बाद इस जो लॉ को बनाया जाता है उसे एग्जीक्यूटिव के द्वारा देखा जाता है। तो पार्लियामेंट का मेन फंक्शन क्या होता है? लॉ को बनाना, मेकिंग लॉज। इसके बाद इसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट है इसका? तो इसका 2 पार्ट है, लोकसभा जिसे हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, और राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। तो लोकसभा जो है इसके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उसे इलेक्ट किया जाता है। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं कहाँ से? असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज, यानी जो स्टेट्स है और यूनियन टेरेटरीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स उस स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज के जो असेंबलीज है उसके जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनके द्वारा राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा इसे इलेक्ट किया जाता है राज्यसभा के मेंबर को। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव, इसमें इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा उसे इम्प्लीमेंट करना और उस लॉ को पास करने के लिए लेजिस्लेचर में, ये इनका मेन फंक्शन होता है। यानी पार्लियामेंट का काम हो गया लॉ को बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम हो गया लॉ को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। इसके कंपोजिशन में कौन कौन है? तो इसमें प्रेसिडेंट हैं जो कि स्टेट के हेड होते हैं। यहाँ पे स्टेट का मतलब है कंट्री, तो कंट्री के हेड होते हैं प्रेसिडेंट, और इस तरह से इनके पास बहुत सारे जो लॉ बनाए जाते हैं उसे लागू करने का इनके पास पावर होता है। उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट्स के सक्सेसर होते हैं, यानी प्रेसिडेंट जब एब्सेंट है, उनका सीट वैकेंट है, तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का पोजीशन दिया जाता है। और इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होते हैं। और इसके बाद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को के लीडर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर।
जो कि बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने में उनका ये होता है, पावर होता है उनके पास। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। और थर्ड है जुडिशियरी। जुडिशियरी का काम क्या होता है? तो जुडिशियरी का फंक्शन होता है जो लॉ बनाया गया, लागू किया गया, उस लॉ को इंटरप्रेट करना, यानी लॉ किस तरह से काम करेगी, किस तरह का उसे फॉलो करना है, उसे इंटरप्रेट करती है जुडिशियरी, यानी उसके बारे में व्याख्या करती है, एक्सप्लेन करती है। और जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसे भी ये करती है, रिजॉल्व करती है। और जो सिटीजन्स के राइट होते हैं, अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं या और जो भी राइट्स हैं, उसे प्रोटेक्ट करने का ही भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जुडिशियरी का। इसके कंपोजिशन में कौन कौन से कंपोनेंट हैं इसके? तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, ये क्या होता है? सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है और इसके पास पावर होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं, जो भी लॉ दिए गए हैं, उसे एक्सप्लेन करना कि किस तरह से वो काम करेगा। और उसके बाद है इसके नीचे, सुप्रीम कोर्ट के नीचे है हाई कोर्ट्स। ये स्टेट लेवल का कोर्ट होता है, यानी हर स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट्स होता है, रिस्पेक्टिव स्टेट्स का अपना अपना हाई कोर्ट होता है। और इसके बाद इसके नीचे आते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो कि लोअर कोर्ट्स होते हैं। ये वेरियस लीगल मैटर्स पे काम करते हैं। तो इस तरह से जुडिशियरी का 3 कंपोनेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इस तरह से समरी अगर देखें जुडिशियरी का, तो इसका फंक्शन क्या क्या होता है? सबसे पहले तो लॉ को इंटरप्रेट करना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉ दिए गए हैं उसे एक्सप्लेन करना और उसे इंश्योर करना कि उसका प्रॉपर एप्लीकेशन हो रहा है, यानी जो भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं, संविधान में जो भी लॉ बनाए गए हैं, उसे सही तरीके से यूज किया जा रहा है, उसे सही तरह से अप्लाई किया जा रहा है लोगों के लिए, उसे इंश्योर करने का काम भी जुडिशियरी का होता है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ दिया गया है वो उसे रिव्यू करना, जो गवर्नमेंट एक्शंस जो ले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग, उसे रिव्यू करना, देखना कि वो सही तरह से यूज कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी सिटीजन्स के लिए जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसे प्रोटेक्ट करना और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, ये भी जुडिशियरी का काम होता है। और उसके बाद है मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ, यानी जो भी रूल बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में वो सभी पर्सन के लिए सेम होगा, यानी कि अगर कोई हायर पोजीशन पे है, यानी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, या फिर एक नॉर्मल लोग भी हैं, तो सभी के लिए जो लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सेम ही होगा। ये भी क्या करता है? इंश्योर करता है जुडिशियरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटेलॉइड्स? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेटेलॉइड है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सिलिकॉन। तो यहाँ पे मैंने पीरियोडिक टेबल दिया है जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया है लिस्ट, उसमें आप सभी तरह के एलिमेंट्स को देख सकते हैं कि कौन सा ग्रुप में किस तरह का एलिमेंट है। तो सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले है एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल रेड कलर का है, यानी जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है वो सारे क्या कहलाते हैं? एल्कली मेटल्स। उसके बाद क्या? ऑरेंज कलर का जो है ग्रुप वो कहलाता है एल्कली अर्थ मेटल। तो सेकेंड जो ग्रुप है ये वाले, ये कहलाते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रुबिडियम, रेडियम, तो ये सारे जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स है वो कहलाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके बाद इम्पोर्टेंट है जो पर्पल कलर में है, ये जो पीरियड है ये वाले, ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? लैंथेनॉइड्स। इसे मैं इरेज करती हूँ। ये कहलाते हैं लैंथेनॉइड्स। और जो पिंक कलर में है जो पीरियड वो कहलाते हैं एक्टेनॉइड्स। तो वर्टिकल जो होता है वो कहलाता है ग्रुप और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो कहलाता है पीरियड। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद है ब्लू कलर में ट्रांजिशन मेटल्स, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक जो एलिमेंट्स हैं वो सभी किस में आते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स में आते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट है क्या? उसके बाद ऑरेंज, ये ब्राउन कलर में जो है एलिमेंट्स वो कहलाता है मेटेलॉइड, यानी ये जो है इधर यहाँ पे
ये जो ब्राउन कलर में जो भी एलिमेंट्स है वो सारे क्या कहलाते हैं, मेटेलॉइड्स। तो इसमें कौन कौन से हैं, बोरोन, इसमें क्या क्या है, इसमें है बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टेटाइन। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है वो कहलाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, सॉरी मेटेलॉइड्स कहलाते हैं। ये होगा मेटेलॉइड्स। उसके बाद है जो स्काई कलर में है ग्रुप, वो कहलाता है नोबल गैस, यानी ग्रुप नंबर जो क्या है 18 है, वो इसमें जो एलिमेंट्स है वो कहलाएगा नोबल गैस यानी इनर्ट गैस। इसमें क्या क्या है, हीलियम है, इसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है, ये सारे कहलाते हैं इनर्ट गैस। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं, इसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं अल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स को कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, और जो ब्राउन कलर में एलिमेंट्स है वो कहलाते हैं, ये सारे एलिमेंट्स है वो कहलाते हैं मेटेलॉइड्स, और ग्रुप नंबर 18 जो है ये वाले वो कहलाते हैं इनर्ट गैस यानी नोबल गैस, और ये नीचे का जो पीरियड है पर्पल कलर में वो कहलाता है लैंथेनॉइड्स, और नीचे पिंक वाले जो पीरियड है वो कहलाते हैं एक्टेनॉइड्स। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि कौन सा एलिमेंट्स क्या कहलाता है, कौन सा ग्रुप किस कैटेगरी में आता है, वो सारे आप लोगों को याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, Which country has the republic feature of the Indian Constitution been borrowed from? भारतीय संविधान की गणतंत्र विशेषता किस देश से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिपब्लिक फीचर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो लिया गया है कहाँ से, फ्रांस से लिया गया है। तो अब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फीचर को लिया गया है अलग अलग कंट्री से, उसके सारे लिस्ट को देखेंगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से क्या क्या लिया गया, कंकरेंट लिस्ट और ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद है कनाडा, यहाँ से क्या क्या लिया गया, फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद है आयरलैंड, यहाँ से लिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और क्या लिया गया, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सारे लिए गए आयरलैंड से। उसके बाद है जापान से लिया गया प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। उसके बाद है रसिया, जिसे यूएसएसआर बोलते हैं, सोवियत यूनियन बोलते हैं, इससे लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल ऑफ जस्टिस, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टर्म आते हैं। ये लिए गए प्रियम्बल में आइडियल ऑफ जस्टिस के बारे में। कहाँ से लिया गया, रसिया से लिया गया। उसके बाद है यूके, यहाँ से लिया गया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और प्रीरोगेटिव रिट्स लिया गया, और बाई कैमरलिज्म लिया गया यूके से। इसके बाद है यूएस अमेरिका, तो यहाँ से लिया गया फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे अमेरिका से लिए गए। इसके बाद है जर्मनी, यहाँ से लिया गया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, और साउथ अफ्रीका से लिया गया प्रोसीड्योर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये लिया गया साउथ अफ्रीका से। उसके बाद फ्रांस से क्या क्या लिया गया, रिपब्लिक और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, यानी प्रियम्बल के अंदर जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात की गई है वो लिया गया फ्रांस से। और प्रियम्बल के अंदर एक और क्या था जिसे कहाँ से लिया गया था, रसिया से। तो प्रियम्बल के अंदर जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टर्म है वो लिया गया है रसिया से। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि कौन सा टर्म प्रियम्बल में कहाँ से लिया गया है। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी रसिया से, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी फ्रांस से, और सोशल, इकोनॉमिक इस तरह का टर्म था वो कहाँ से, रसिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज डिक्लेयर्ड अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हॉकर्स इन द स्टेट इन 2021 कंसिडरिंग द लॉसेस दे
faced during the pandemic and they are a part of the unorganized sector। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2021 में राज्य में पंजीकृत समाचार पत्र हॉकरों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना घोषित की है, यह देखते हुए कि उन्हें महामारी के दौरान नुकसान हुआ है और वो असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा। तो ओडिशा में इस तरह का स्कीम लाया गया है न्यूज़पेपर हॉकर्स के लिए। तो इस स्कीम के अंदर क्या है, इस स्कीम के अंदर बताया गया है कि अगर जो न्यूज़पेपर हॉकर्स हैं उनका डेथ किसी एक्सीडेंट से होता है तो उन्हें कितना दिया जाएगा, 2 लाख का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। 2 लाख दिए जाएंगे किसे, उनके बच्चे को 2 लाख प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा कैश। और अगर उनका डेथ हो जाता है नेचुरल डेथ से, यानी कि बुढ़ापा से, इस तरह से उनका डेथ हो गया, तो उन्हें 1 लाख का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा चीफ मिनिस्टर के द्वारा, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। ये 2 कंडीशन हो गए डेथ के। अब देख लेते हैं डिसेबिलिटी का कंडीशन। तो अगर न्यूज़पेपर हॉकर्स का परमानेंट डिसेबिलिटीज हो गया तो उन्हें कितना दिया जाएगा, उन्हें 1.5 लाख दिया जाएगा। और पार्शियल डिसेबिलिटी होता है, यानी उनके दोनों लिम्स का लॉस हो गया, दोनों यानी कि हाथ, दोनों पैर या फिर दोनों हाथ उनका लॉस हो गया इस तरह से, तो वो पार्शियल डिसेबिलिटी में आएगा और उसके लिए उन्हें दिया जाएगा 80,000 का सपोर्ट। और पार्शियल डिसेबिलिटी जब होगा, यानी एक हाथ या पैर टूटेगा, तो उसके लिए दिया जाएगा 40,000। तो इस तरह से उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया न्यूज़पेपर हॉकर्स के लिए पैंडेमिक के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is the main cause of land degradation in झारखंड एंड छत्तीसगढ़? निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। तो लैंड डिग्रेडेशन जो होता है मेनली किसके कारण होता है? मेनली होता है माइनिंग के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण यानी पेड़ पौधे काटने के कारण, और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसके कारण क्या होता है, लैंड का डिग्रेडेशन होता है, लैंड का क्वालिटी खराब होता है। और यही 3 मेन रीजन है, कहाँ पे? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में ये जो माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन है और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, वो मेन कॉज है लैंड डिग्रेडेशन के। और इससे क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन जब होगा तो लैंड में क्या होगा, उसका सॉइल इरोजन होगा, सॉइल का जो ऊपरी लेयर है जो फर्टाइल होता है वो लॉस हो जाएंगे और उसका फर्टिलिटी खराब होगा, लॉस होगा, और इस तरह से इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस आएगा। तो अब हम लोग अलग अलग स्टेट्स के देख लेते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन के मेन रीजन क्या क्या है, मेन कारण क्या क्या है। तो झारखंड में क्या है, माइनिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन है, ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, तो यहाँ पे माइनिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, रैपिड अर्बनाइजेशन है, ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन है, क्लाइमेट चेंज है, इसके कारण होता है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद महाराष्ट्र में क्या है, तो महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग, यानी पशु जो होते हैं जो ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करते हैं, उसके कारण महाराष्ट्र में लैंड डिग्रेडेशन होता है। मध्य प्रदेश में क्या है, तो मध्य प्रदेश में उसका कारण है डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मेजर कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का मध्य प्रदेश में। उसके बाद राजस्थान में क्या है, राजस्थान में ओवर ग्रेजिंग है और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। गुजरात में भी ओवर ग्रेजिंग है और पंजाब में क्या है, ओवर इरिगेशन है, यानी कि ज़्यादा ये क्या करते हैं, वाटरिंग करते हैं खेतों में, उसके कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। और उड़ीसा में क्या क्या है, तो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में सेम है, उनका जो डिग्रेडेशन होता है लैंड का वो माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द एक्सेलरेटेड फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम was initiated in districts where the female literacy rate based on the 2001 सेंसस was डैश। त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां 2001 की जनगणना के आधार पर महिला साक्षरता दर डैश थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिलो 30%। तो जो एक्सेलरेटेड फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम था वो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग शुरू किया गया था वैसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे
जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो 30% से भी कम था। और वैसे स्टेट्स में कौन कौन सा स्टेट्स थे, उसमें बिहार था, झारखंड था, उत्तर प्रदेश था, उड़ीसा था, इस तरह के स्टेट्स शामिल थे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लाए, तो गवर्नमेंट ने विलेज लिटरेसी मूवमेंट लाया, यानी ग्राम शिक्षा मुहिम। इसे स्टार्ट किया गया सतारा डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है 1959 में। और ये धीरे धीरे क्विकली स्प्रेड हो गया पूरे महाराष्ट्र के स्टेट में, और ये 1960 तक पूरे महाराष्ट्र में विलेज लिटरेसी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। और इसके बाद इन्होंने एक्सेलरेटेड फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम लाया। इसमें क्या किया, इसमें रैपिड इंक्रीज करने के लिए, यानी लिटरेसी को ज़्यादा फास्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, एनजीओ को लाया गया, पंचायती राज को फंक्शन में लाया गया, और वीमेन वॉलेंटियर टीचर को भी लगाया गया। इस तरह के प्रोजेक्ट्स, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एज ऑफ 2021 विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन विथ एन एरिया ऑफ अबाउट 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 2021 तक लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अमेजन बेसिन। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर अमेजन बेसिन। तो 2021 तक में वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन था वो था अमेजन रिवर बेसिन, जो कि कवर करता है 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर को, एरिया को कवर करता है। ये लोकेटेड है नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में। और ये जो अमेजन रिवर बेसिन है इसमें अमेजन रेन फॉरेस्ट है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है। और ये क्या करता है, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो क्या करता है, जो ग्लोबल क्लाइमेट है उसे और बायोडाइवर्सिटी को रेगुलेट करने में इसका इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है। और ये जो बेसिन है अमेजन रिवर बेसिन, ये कहाँ पे फैला हुआ है, कौन कौन से कंट्री में? ये बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गिनी, पेरू, सुरीनेम, वेनेजुएला और फ्रेंच गिनी में फैला हुआ है। इसके बाद अमेजन रिवर बेसिन के बाद और कौन कौन से लार्ज बेसिन है? इसमें है कोंगो, जिसका जो एरिया कवर करता है 4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, नाइल 3.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, मिसिसिपी 3.22 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, रियो डी ला प्लाटा 3.17 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन डैश। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय डैश में स्थित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर में। अब हम लोग इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन हैं जो कि रिलेटेड है स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन से, उन सारे के लिस्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो कि फेमस है किसके लिए? स्पोर्ट्स के लिए। वो कहाँ पे है? इम्फाल मणिपुर में है। इसके बाद है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, ये दिल्ली में है। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ये स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज साइंस पे फोकस करता है, ये कहाँ पे है? पुणे में है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये कहाँ पे है? पटियाला पंजाब में। और लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये तिरुवनंतपुरम केरला में है। तो ऊपर में भी एक लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, और नीचे में क्या है? लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो दोनों के नेम में डिफरेंस को देखना है, उसके अनुसार आंसर करना है कि कौन से प्लेस पे, कौन सा स्टेट में कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ऑफ एप्स। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एप्स की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, दे गिव बर्थ टू लिव यंग वंस विथ सम एक्सेप्शन दो ले एग्स। यानी कि इसमें बता रहा है इस ऑप्शन में कि जो एप्स होते हैं वो यंग वंस को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, और कुछ एक्सेप्शन है जो अंडे देती है। तो लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मैमल्स का है, इसलिए ये हो जाएगा राइट आंसर, ये एप्स का कैरेक्टर नहीं होता है।
तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक से, और इस टॉपिक को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और उस वीडियो को आप मेरे चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट है साइंस का, वहाँ पे देख सकते हैं। और वैसे मैं इस वीडियो का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो वो जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो उसे आप ज़रूर देखें। तो वैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट में बस एप्स के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो एप्स जो कैटेगरी है ये क्या है, एक क्लास है, और सबसे पहले क्या होता है, सबसे बड़ा होता है किंगडम। तो एप्स जो है इसका किंगडम क्या होता है, इसका किंगडम होता है, ये किस में आता है, ये एनिमैलिया में आता है। अगर जो एप्स क्लास है उसका इंट्रोडक्शन लिखें तो ये किस में आता है, किंगडम एनिमैलिया में आता है। और किंगडम के बाद इससे छोटा क्या होता है क्लासिफिकेशन, ये होता है फाइलम। तो फाइलम की बात करें तो ये कौन से फाइलम में आता है, तो ये कोएडेट्स में आता है, यानी वर्टिब्रेट्स में, जिसमें कि नोटोकोड प्रेजेंट होता है, यानी बैकबोन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, उस फाइलम से एप्स आता है। तो सबसे पहले किंगडम हो गया सबसे बड़ा, जो कि है एनिमैलिया। उसके बाद फाइलम जो कि है एनिमैलिया किंगडम के अंदर जितने भी फाइलम आते हैं उसमें से कोएडेट्स फाइलम के अंदर ये जो एप्स है उसका क्लास आता है। सबसे बड़ा किंगडम एनिमैलिया, उसके बाद फाइलम कोएडेट्स, और इसके बाद क्लास एप्स। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग एप्स के फीचर को देख लेते हैं। तो एप्स में क्या आते हैं, वर्ड्स आते हैं। तो बर्ड्स का फीचर क्या होता है, इसमें फीदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, पंख होते हैं इसमें जो कि उड़ने में काम आते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो कि उड़ने वाली वर्ड्स नहीं होती, फ्लाइटलेस होती है, जो कि कौन सा है, ऑस्ट्रिच। ये उड़ता नहीं है, लेकिन एप्स के कैटेगरी में ही ये आता है। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, बिग्स होते हैं, यानी चोंच होते हैं। इसमें जो फोलिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं बिंग्स में, यानी जो बर्ड्स है उसका जो फोलिम होता है, तो फोलिम्स का मतलब जैसे कि हम लोगों का हैंड है, तो उस तरह से उन लोगों का जो फोलिम होता है वो बिंग्स में मॉडिफाइड होता है, जो कि उड़ने के लिए यूज किया जाता है। और जो हिंडलिम होता है वो इस तरह से देखते होंगे, उसका पैर होता है, तो ये हिंडलिम होता है, इस तरह से मॉडिफाइड होता है, जो कि वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग यानी फुदकने के लिए यूज में आता है। तो और इसका जो इंडोस्केलेटन होता है, यानी अंदर का जो बोन होता है एप्स का, बर्ड्स का, वो बिल्कुल ओसिफाइड होता है, बोनी होता है। और उसका जो लॉन्ग बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, जिसमें एयर कैविटीज होता है, उसमें एयर भरा हुआ होता है, ताकि बोन हल्का हो सके और उसे उड़ने में हेल्प मिल सके। और जो हार्ट होते हैं एप्स के वो 4 चैम्बर के होते हैं। जो हार्ट होता है बर्ड्स का वो 4 चैम्बर का होता है। और ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी होम्योथर्मिक एनिमल्स होते हैं। तो एक होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स और एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, यानी सराउंडिंग का अगर टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है, लेकिन जो वार्म ब्लडेड होते हैं उनका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही रहता है। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनका टेम्परेचर, सराउंडिंग का अगर चेंज हो रहा है टेम्परेचर, तो उनका भी टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, यानी उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। तो बर्ड्स जो है वो वार्म ब्लडेड में आते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्रो, पिजन, जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे एप्स के अंदर आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। In which of the following states is the development of rail transport less due to its geographical conditions? निम्नलिखित में से किस राज्य में इसकी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम। तो सिक्किम जो स्टेट है उसमें एक्सट्रीम माउंटेन तराई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे माउंटेन है, जिसके कारण जो सिक्किम है वहाँ पे रेलवे में, सिक्किम में रेलवे का डेवलपमेंट बहुत कम है। तो सिक्किम जो है वो वहाँ पे ईस्टर्न हिमालयाज है और वहाँ का जो स्लोप है बिल्कुल स्टीप है, और वहाँ पे जो गॉर्ज हैं यानी खाई जो है बहुत गहरे हैं, और इस तरह से वहाँ का जो लैंडस्केप है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ज़्यादा क्या है, नाजुक है, यानी वहाँ पे रेलवे का इस तरह से इसलिए जो डेवलपमेंट है करना बहुत मुश्किल होता है। और उन्हें बहुत सारे जो इंजीनियर होते हैं जो रेलवे ट्रैक को ये सब को बनाते हैं, उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है।
और अगर वहाँ पे रेलवे का डेवलपमेंट करना है तो बहुत सारे टनल का ज़रूरत पड़ेगा बनाने का, ब्रिज और बहुत सारे लैंड मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। इसीलिए सिक्किम में रेलवे का डेवलपमेंट बहुत कम है वहाँ पे, क्योंकि एक्सट्रीम माउंटेन कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इट्स रेस्पेक्टिव ऑथर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपनी संबंधित लेखक के साथ गलत तरीके से जोड़ी गई है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइट जो ऑथर है वो सुभाष चंद्र बोस नहीं है, इसके ऑथर है कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ऑथर है किसके? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के। तो अब हम लोग इम्पोर्टेंट बुक्स और ऑथर्स के लिस्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है यंग इंडिया, इसके हैं M.K. गांधी, हरिजन M.K. गांधी, नवजीवन M.K. गांधी। आगे है हिंद स्वराज M.K. गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ M.K. गांधी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, द मराठा बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद है इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर। आगे है गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, इंडियन मिरर गोपाल कृष्ण गोखले, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, कर्मयोगी स्वामी विवेकानंद, योगांतर सर अरविंदो, वंदे मातरम अरविंद घोष, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। और आगे है इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन रोल, इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास, आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और देवी चौधरानी है, इनके हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और वॉइस ऑफ फ्रीडम के हैं नयनतारा सहगल। अब हम लोग इंडियंस के इम्पोर्टेंट ऑटोबायोग्राफी को देखेंगे। तो भगत सिंह का है भाई आई एम एन एथिस्ट, B.R. अम्बेडकर का है वेटिंग फॉर अ वीजा, जवाहरलाल नेहरू का है एन ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद है मोहनदास करमचंद गांधी का द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, राजेंद्र प्रसाद जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनका है आत्मकथा, रविशंकर का है माई म्यूजिक माई लाइफ, एना चंडी जो कि फर्स्ट फीमेल जज थी इंडिया की, उनका है आत्मकथा, APJ अब्दुल कलाम का है विंग्स ऑफ फायर, खुशवंत सिंह का है ट्रूथ लव एंड लिटिल मलाइस। और आगे है JB कृपलानी का है माई एक्सपेरिमेंट विथ JB कृपलानी का है माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी, LK आडवाणी का है माई कंट्री माई लाइफ, अभिनव बिंद्रा का है अ शॉट एट हिस्ट्री, मैरी कॉम का है अनब्रेकेबल, मिल्खा सिंह का है द रेस ऑफ माई लाइफ, कपिल देव का है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, युवराज सिंह का है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सचिन तेंदुलकर का है प्लेइंग इट माई वे, और सानिया मिर्जा का है एस एंड ऑड्स, एंड सोनू सूद का है आई एम नो मसीहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ पोएट हु वोन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। निम्नलिखित में से कौन कवि थे जिन्होंने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हम लोग जितने भी नोबेल प्राइज के विनर हैं इंडिया के, उनके लिस्ट को देखेंगे। तो इसमें है अभिजीत बनर्जी, इन्होंने 2019 में नोबेल प्राइज जीता इकोनॉमिक्स में। कैलाश नाथ सत्यार्थी 2014 में पीस के लिए। वेंकट रमन रामकृष्णन ये 2009 में केमिस्ट्री के लिए। अमर्त्य सेन 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में फिजिक्स के लिए। मदर टेरेसा 1979 में पीस के लिए। हरगोविंद खुराना 1968 में मेडिसिन के लिए। CV रमन 1930 में फिजिक्स के लिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में लिटरेचर के लिए। तो ये सारे थे नोबेल प्राइज के विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस एस्टेब्लिश्ड? राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1964।
तो अब हम लोग इम्पोर्टेंट डांस के अकेडमी जो है इंडिया में उसके ईयर और लोकेशन को देखेंगे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस जो है न्यू दिल्ली में है, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1964। नृत्याग्राम कर्नाटका में है, ये इस्टेब्लिश हुआ 1990 में। और जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी, ये मणिपुर इम्फाल में है, इसे इस्टेब्लिश किया गया 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एज फॉर द ईयर 2020-21 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग पर्सन एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव। वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में बेरोजगारी दर सबसे कम थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। तो 15 वर्ष और उससे ज़्यादा एज वाले पर्सन में 2020-21 के अनुसार जो सबसे कम बेरोजगारी दर था वो कहाँ पे था? गुजरात में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन वाज द इंडियन हॉकी फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड? भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 1925 में। तो इंडियन हॉकी फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया गया 1925 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और इसे क्लोज कर दिया गया 2014 में। और इसे हटाकर क्या बनाया गया? हॉकी इंडिया इस्टेब्लिश किया गया, और इसे इस्टेब्लिश किया गया 2009 में। और इसका हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और इसके प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्के, और इसके वाइस प्रेसिडेंट्स हैं असीमा अली और सुब्रमण्या गुप्ता, और इसके सेक्रेटरी हैं भोलानाथ सिंह, और इसके मेन के जो कोच हैं वो क्रेग फुलटॉन हैं, और विमेंस के कोच हैं हरिंदर सिंह। और जो इंडिया हॉकी है वो बनाया गया, जो हॉकी इंडिया है उसे बनाया गया इंडियन हॉकी फेडरेशन के प्लेस पे, जो कि चला कब से कब तक? 1925 से 2008 तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2014 में क्लोज किया गया, तो इसे क्लोज किया गया 2014 में, लेकिन ये एक्शन में था 1925 से 2008 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। Which cell organelle is defined as the small round organelle that undergoes oxidation reaction to produce hydrogen peroxide? किस सेल ऑर्गेनल को छोटे गोल ऑर्गेनल के रूप में परिभाषित किया गया है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया से गुजरता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पेरोक्सीजोम्स। तो पेरोक्सीजोम्स जो सेल ऑर्गेनल है वो उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सेल ऑर्गेनल्स का लोकेशन क्या होता है? तो ये सपोज सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, उसी में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो लोकेशन है सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म में ही अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। चलते हैं, तो अब हम लोग जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसे देख लेते हैं, और उसका फंक्शंस देख लेते हैं कि क्या क्या उसका फंक्शंस होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल टाइप दिया हुआ है। तो सेल दो तरह के होते हैं, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो जो यूकैरियोटिक होता है उसके सेल में क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होगा उसके साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होता है उसके अंदर जो उसका जो सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो अंदर का मटेरियल होगा वो पूरा साइटोप्लाज्म में ही मिक्स हो जाता है। इस तरह से वो जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है वो दोनों सेपरेटेड नहीं होते हैं। तो ये अंतर होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो यूकैरियोटिक में होता है, और इसका फंक्शन होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। उसके बाद न्यूक्लियोलस, ये भी यूकैरियोटिक में होगा, इसका फंक्शन होता है राइबोसोम को बनाना। इसके बाद है साइटोप्लाज्म जो कि सारे सेल्स में होते हैं, इसका फंक्शन होता है जो सेल का कंटेंट होता है उसे कंटेन करना। साइटोस्केलेटन ये यूकैरियोटिक में होगा, इसका फंक्शन होगा स्ट्रक्चर, सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। राइबोसोम सभी सेल में पाए जाएंगे, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन को बनाना।
और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक में होता है। इसका फंक्शन होता है, तो इसका फंक्शन हो जाएगा जो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो इसे मैं एडिट करके, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसे मैं एडिट करके यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जो राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया था उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यूकैरियोटिक में होता है। इसका फंक्शन होता है डिटॉक्सिफाई द सेल एंड मेक्स लिपिड को बनाना और सेल को डिटॉक्सिफाई करना। गोल्गी अपैरेटस ये यूकैरियोटिक में होता है। ये प्रोटीन को सॉर्ट्स करता है और शिप करता है, यानी प्रोटीन्स को क्या करता है, क्लासिफाई करता है कि कौन सा प्रोटीन कहाँ पे यूज होगा, ये होता है गोल्गी अपैरेटस का काम। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में होता है, इसका काम होता है एनर्जी को बनाना। लाइसोसोम ये यूकैरियोटिक में होता है और स्पेशली एनिमल सेल में ही पाया जाता है, यानी प्लांट्स में नहीं ये पाया जाता है। तो इसका काम होता है अनवांटेड मटेरियल और वेस्ट को रिमूव करना। उसके बाद है प्रोक्सीजोम्स, ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। इसका काम होता है बायोकेमिकल पाथवे को रेगुलेट करना और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस परफॉर्म करना। इसके बाद है वैक्यूल्स, ये यूकैरियोटिक में होता है। इसका काम होता है न्यूट्रिएंट और वाटर का स्टोर करना। वेसिकल्स ये यूकैरियोटिक में होता है। इसका काम होता है सेल के चारों तरफ जो मटेरियल है वो सभी को ट्रांसपोर्ट करना। और सेल मेम्ब्रेन ये सभी में होते हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सभी में। इसका काम होता है बैरियर प्रोवाइड करना, यानी कि सेल और इसके बाहर का एनवायरनमेंट के बीच में एक बाउंड्री बनाना, ताकि सेल के अंदर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा उसे वो डिसाइड करता है सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद सेल वॉल, ये प्लांट्स में फंजाई और प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। इसका काम होता है सेल को प्रोटेक्ट करना और ये एक रिजिड बैरियर प्रोवाइड करता है। इसके बाद है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये प्लांट्स में से पाया जाता है। इसका काम होता है वाटर का स्टोर करना और टर्जर प्रेशर को रेगुलेट करना। टर्जर प्रेशर क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये सपोज प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, वाटर होगा, कुछ सम अमाउंट ऑफ वाटर होंगे। तो जो वाटर होते हैं वो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो अंदर से बाहर की तरफ जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है उसी प्रेशर को कहते हैं टर्जर प्रेशर। तो टर्जर प्रेशर को रेगुलेट करने का काम होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट्स में से पाए जाते हैं। इसका काम होता है फूड को बनाना और इस प्रोसेस को, फूड के बनाने के प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। द काउज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज द रिडॉक्स प्रतिक्रिया का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। तो ये क्वेश्चन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो ये जो टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन का, इसे मैंने अलग से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसे भी आप साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक के प्लेलिस्ट से वहाँ से देख सकते हैं। आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर हो जाएंगे और किस तरह से ऑक्सीडेशनल स्टेट चेक किया जाता है और रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है कौन सा नहीं है वो चेक किया जाता है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो उसे आप देख सकते हैं वहाँ से। और इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं शॉर्ट में कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो रिडॉक्स रिएक्शन वैसे रिएक्शन होते हैं, वैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होगा और रिडक्शन प्रोसेस भी होगा। तो वैसे केमिकल रिएक्शन जहाँ पे दोनों ही प्रोसेस होते हैं वैसे रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट होते हैं उसका ऑक्सीडेशनल स्टेट चेंज होता है। और ऑक्सीडेशनल स्टेट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो चार्ज होता है एलिमेंट पे, वो चार्ज ही कहलाता है इसका ऑक्सीडेशनल स्टेट। यानी कि कुछ समटाइम्स +2 से +3 हो गया, किसी का चार्ज क्या हो गया, रिएक्शन से पहले +2 था बाद में +3 हो गया, या फिर -2 था बाद में इसका -3 हो गया। तो इस तरह जो चेंजिंग होता है चार्ज में रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट का, उसके चार्ज में जो चेंज होता है उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशनल स्टेट। यानी पहले था ऑक्सीडेशनल स्टेट +2 और बाद में रिएक्शन के बाद हो गया उसका ऑक्सीडेशनल स्टेट +3। तो ये जो ऑक्सीडेशनल स्टेट चेंज होते हैं
केमिकल रिएक्शन में, उसे ही कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, जिसे शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। तो अब हम लोग को समझना है कि ऑक्सीडेशन कब होगा और रिडक्शन कब होगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जब क्या होगा, ऑक्सीडेशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो बोलेंगे लूज इलेक्ट्रॉन, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा, यानी कोई रिएक्टेंट है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो वो कहलाता है कि उसका रिडक्शन हो रहा है। तो इस बात को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जब लूज होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसे कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एग्जाम्पल है सोडियम का और फ्लोरीन का। तो अब ये भी बात को आप लोगों को समझना होगा कि किस टाइम पे कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है और गेन करता है। तो अगर किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, चार्ज से ज़्यादा होगा, तो वो क्या करता है, वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। और आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लेस होगा 4 से, तो वो क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। और अगर आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन 4 के इक्वल होंगे तो वो क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को। तो ये कंडीशन होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि सोडियम है, उसका आउटर मोस्ट का कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो फ्लोरीन है उसका जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है कितना है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, यानी 7 है। तो सोडियम का आउटर मोस्ट का 1 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन का आउटर मोस्ट का 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 क्या है, 4 से ज़्यादा है, तो क्या करेगा, गेन करेगा। और 1 जो है 4 से कम है, यानी कि 4 से कम रहेगा तो क्या करेगा, लूज करेगा। तो इसका जो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसको दे देगा, फ्लोरीन को दे देगा। तो इसके पास 1 आ जाएगा, तो 1 ऐड हो गया, कितना हो गया, 8। तो इसके आउटर मोस्ट में, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से क्या होगा, जो फ्लोरीन है उस पर कैसा चार्ज आएगा, उस पर ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इस पर फ्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो गेन करने पे निगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। तो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो निगेटिव चार्ज आएगा, और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम जो है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ सोडियम का। और फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यानी इस पे निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या, इसका क्या बोलेंगे कि इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो फ्लोरीन का रिडक्शन और जो सोडियम है उसका ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। तो यहाँ पे इसलिए ये रिएक्शन जो हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। देख सकते यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सोडियम है उसका क्या हुआ, वो ऑक्सीडाइज हो गया, और जो फ्लोरीन है वो रिड्यूस हो गया। तो इस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन का कंडीशन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। संकेन इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश बाय पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। संकेन अरुणाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बुद्धिज्म। तो अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है लोसार, ये बुद्धिस्ट न्यू ईयर है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है मोनपा ट्राइब के द्वारा, और ये न्यू ईयर के बिगनिंग में मनाया जाता है। इसके बाद है मोपिन, ये एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जाता है गालो ट्राइब के द्वारा। संकेन, ये एक 3 डे सेलिब्रेशन है जो कि हर साल मनाए जाते हैं अब अप्रैल में, और ये इस टाइम क्या होता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है खामती और सिंगपो कम्युनिटी के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश के खामती और सिंगपो कम्युनिटी के द्वारा ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक बुद्धिस्ट न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। इसमें बहुत सारे रिचुअल किए जाते हैं, जिसमें बुद्धा के जो स्टैचू होते हैं उसे नहलाया जाता है, और एक दूसरे पे क्या किया जाता है, वाटर को स्प्लैश किया जाता है। इस तरह के कुछ क्या होते हैं, सेलिब्रेशन किया जाता है संकेन फेस्टिवल में।
उसके बाद है सोलुंग फेस्टिवल। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है आदि कम्युनिटी के द्वारा सितंबर मंथ में। ये एक सोशियो रिलीजियस बिलीफ पे बेस्ड फेस्टिवल है सोलुंग फेस्टिवल। उसके बाद ड्री फेस्टिवल, ये भी एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है आपातानी ट्राइब के द्वारा, और इसमें प्रेयर, ऑफर और इस तरह के फेस्टिवल इसमें मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है रे, ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि ईदू मिसमी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है फरवरी मंथ में, और इसमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स लिए जाते हैं, अलग अलग देवी देवताओं से आशीर्वाद लिए जाते हैं। तो ये होता है रे फेस्टिवल। उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं अरुणाचल प्रदेश के, जिसमें नेउंकुम है, ताम लाडू है, बोरी बूट है, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक है, सी ड्योनी फेस्टिवल्स, लोकू पांग साउ पास विंटर फेस्टिवल, नेची डाउ फेस्टिवल और सियांग रिवर फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच ग्रुप ऑफ पीपल विल बी बेनिफिटेड बाय द मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना अप्रूव्ड बाय हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश द्वारा स्वीकृत मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से किस समूह के लोग लाभान्वित होंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ऑर्फन्स, डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, और जो गरीब वीमेन होती है, डेस्टिट्यूट वीमेन होती है, और सीनियर सिटीजन्स, ये सारे लाभान्वित होंगे मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से। अब ये जो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है वो 2023 में लाया गया। इसमें मंथली अमाउंट दिया जाता है 1000 का। कौन से लोग, किन किन लोगों को? तो जो 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें 1000 दिया जाता है मंथली, और 2500 किसे दिए जाते हैं? तो जो अनाथ बच्चे हैं और जो सिंगल वीमेन है 14 से 18 साल के बीच में, उन लोगों को 2500 दिए जाते हैं। इसके बाद बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए कोचिंग और हॉस्टल के लिए 1 लाख दिए जाते हैं चिल्ड्रन को ईयरली, 1 साल में, और जो कि 18 साल से ज़्यादा के हैं उनके लिए 1 लाख दिया जाता है हॉस्टल और कोचिंग के लिए, और 4000 स्कॉलरशिप के माध्यम से दिया जाता है मंथली उनके रहने और खाने के लिए कोचिंग के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द एम ऑफ द पीएम उज्ज्वला 2.0 योजना लॉन्च्ड इन अगस्त 2021। अगस्त 2021 में शुरू की गई पीएम उज्ज्वला 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस विल बी प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज। यानी 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस को दिया जाएगा जो भी उनसे जुड़े हुए, मतलब अलग से जो भी उनका बेनिफिशियरी होंगे, जिन लोगों को दिया जाएगा उसमें 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो मई 2016 में शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा, और ये जो स्कीम है उसमें उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो लोग क्या करते हैं, यानी कि जो लोग क्या करते हैं, जो फायरवुड पे, कोल पे, काऊ डंग केक पे जो खाना बनाते हैं, जो कि ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल्स है, उन लोगों को क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करना जिसमें कि एलपीजी आता है। तो क्लीन कुकिंग फ्यूल यानी एलपीजी, तो एलपीजी को प्रोवाइड करना है वैसे रूरल और डिप्राइव्ड हाउस होल्ड में, जहाँ पे ट्रेडिशनल कुकिंग में यूज होते हैं फायरवुड, कोल और काऊ डंग केक्स, उन लोगों को प्रोवाइड करना है एलपीजी। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल्स होते हैं उसके कारण क्या होता है, हेल्थ पे बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है। जो कि गांव की महिलाएं होती है उन पे बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। इसके कारण जो ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल है उसको रिप्लेस करना क्लीन कुकिंग फ्यूल से, जो कि एलपीजी है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो यह स्कीम जो है 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब ये जो एलपीजी है, ये जो उज्ज्वला योजना है, इसका टारगेट क्या था? तो इसका टारगेट था 8 करोड़ एलपीजी को प्रोवाइड करना मार्च 2020 तक, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 7 सितंबर 2019 तक में ही इस टारगेट को पूरा कर दिया, और जो 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन था वो दिया गया औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र है, वहाँ पे। और जब उज्ज्वल 2.0 आया उसमें क्या टारगेट था? 1.6 करोड़ एलपीजी को कनेक्शन प्रोवाइड करना,
और इस कनेक्शन में और इस जो वाला 2.0 में जो क्या था, जो टारगेट था 1.6 करोड़ एलपीजी को प्रोवाइड कर 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करने का, वो अचीव कर लिया गया दिसंबर 2022 तक। और इसके बाद टोटल कितने हो गए, तो 8 करोड़ तो पहले ही प्रोवाइड किया गया और उसके बाद 1.6 करोड़ और प्रोवाइड किया गया, तो टोटल हो गए 9.6 करोड़। इसके बाद और एक्स्ट्रा 75 लाख कनेक्शन प्रोवाइड किया गया, तो टोटल हो गए कितना, 10.35 करोड़। तो इस तरह से इतने सारे जो एलपीजी कनेक्शन को प्रोवाइड किया गया पीएम उज्ज्वला योजना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एमजी म्यूजिक अवार्ड्स इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नागालैंड के द्वारा। तो एमजी म्यूजिक अवार्ड्स जो है वो नागालैंड के द्वारा हर साल दिए जाते हैं और ये सेरेमनी है जो फर्स्ट टाइम कब हुआ था, 21 जून 2021 में हुआ था। इसके बाद एक और म्यूजिक अवार्ड है जो कि किसके द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश के द्वारा, वो है नेशनल तानसेन अवार्ड। ये मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, किसके लिए, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो कंट्रीब्यूशन कर देते हैं उन लोगों को ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इफ एसेट्स ऑफ ए बैंक आर ग्रेटर देन लायबिलिटीज इट विल बी रिकॉर्डेड एज। यदि किसी बैंक की परिसंपत्तियां देनदारी से अधिक है तो इसे इस प्रकार दर्ज किया जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नेटवर्थ। तो एसेट यानी परिसंपत्तियां जो होती है उसको वो क्या होगा, तो वो बैंक का अपना संपत्ति होता है जिसमें उनका रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि वो किसी को देना है। तो उसमें क्या क्या होता है, लोन्स होता है, यानी कि बैंक अगर किसी को लोन प्रोवाइड कर रही है तो उसे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है लोन पे। तो जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक के संपत्तियों में ही कैलकुलेट किया जाता है। और सिक्योरिटीज जो होता है, बैंक के पास रिजर्व्स होते हैं, कैश होते हैं, तो ये सारे जो होते हैं बैंक के एसेट में आते हैं, यानी परिसंपत्तियां में आती है। इसमें बैंक के पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि उसे किसी को देना है। लेकिन जो लायबिलिटीज होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे पैसे जो बैंक के पास वैसे पैसे होते हैं जिसमें कि उसका रिस्ट्रिक्शन होता है कि अगर कस्टमर को नीड होगा तो उसे देना पड़ेगा। जैसे कि कस्टमर ने डिपॉजिट किया बैंक में, तो वो क्या होगा कि अगर कस्टमर को कभी ज़रूरत पड़ेगा तो वो बैंक को देना होगा। तो ये क्या किस में आ जाता है, देनदारी में आ जाता है, यानी लायबिलिटीज में आ जाता है। या फिर बैंक ने अगर बोरो किया, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से कुछ लोन लिया, तो उस पर क्या होता है, उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये भी क्या आ जाएगा, लायबिलिटीज में आ जाएगा। तो लायबिलिटीज में वैसे संपत्ति आते हैं बैंक के जिसपे उन्हें किसी भी टाइम पे वो देना पड़ सकता है बैंक को। तो ये हो जाते हैं लायबिलिटीज में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर बैंक का जो परिसंपत्तियां हैं, एसेट्स हैं, वो ज़्यादा है लायबिलिटीज से, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नेट वर्थ। ये कैलकुलेट किया जाता है अगर टोटल जो लायबिलिटीज होते हैं उसे टोटल एसेट्स से सब्ट्रैक्ट करके। तो डिफरेंस जो होता है एसेट में से क्या करेंगे, लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये निकल कर आता है नेट वर्थ। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये कहलाता है नेट वर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय बलबन। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग को बलबन द्वारा पुनर्गठित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज को दिल्ली के सल्तनत बलबन द्वारा बनाया गया था। तो अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के, जो कि एक इस्लामिक क्या था, एम्पायर था, इस्लामिक एम्पायर था दिल्ली सल्तनत, उसके जो 5 डायनेस्टीज हैं उन्हें देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के 5 डायनेस्टीज हैं। सबसे पहले थे ममलुक और या फिर सलेब डायनेस्टी, जो कि 1206 से 1290 तक इन्होंने रूल किया। इसके फाउंडर कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके इम्पोर्टेंट रूलर थे इल्तुतमिश और बलबन। इसके बाद आया खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320, इसके फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी और इसमें इम्पोर्टेंट रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी। ये इसके
खिलजी डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर थे। उसके बाद आए तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 ईस्वी तक रहे ये। इसमें जो गियासुद्दीन तुगलक जो थे वो फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के। और उसके बाद आए सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451। इसके फाउंडर कौन थे? खिज्र खान, जो कि 1414 ईस्वी में सैयद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया इन्होंने। उसके बाद आए लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 ईस्वी। इसमें जो बहलोल लोधी थे इन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया और ये 1451 में सुल्तान बन गए दिल्ली सल्तनत के और इन्होंने लोधी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। हम लोग जो ममलुक डायनेस्टी था, स्लेव डायनेस्टी जिसे बोलते हैं, जो कि 1206 से 90 तक इन्होंने रूल किया, उनके इम्पोर्टेंट रूलर को देख लेते हैं और उनके बर्थ को देखेंगे। तो सबसे पहले आए कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। ये फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के और इन्होंने इस्टेब्लिश किया कुवात उल इस्लाम मॉस्क्यू दिल्ली में। उसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में और इन्होंने इनिशिएट किया कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को। और इनके बाद आए इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक रहे ये और इन्होंने शिफ्ट किया, जो कैपिटल था लाहौर में उसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया। और इन्होंने सिल्वर और गोल्ड कॉइन इशू किए और इन्होंने जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था उसे कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। इसके बाद आए रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। ये फर्स्ट और ओनली फीमेल रूलर थी दिल्ली सल्तनत की। और इसके रजिया सुल्तान के बाद आए गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी तक। और इन्हें जाना जाता था थ्योरी ऑफ किंगशिप के लिए और ये इन्होंने जोड़ दिया था जो किंग का डिवाइन राइट था उस पे। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिजदा यानी प्रोस्ट्रेशन और पैबोस यानी किसिंग द फीट। तो सिजदा और पैबोस को इंट्रोड्यूस किया था बलबन ने। कोर्ट में इसे ये क्या था इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो उनका जो मिलिट्री था उसे मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए सिजदा और पैबोस को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद है जो मेजर डिपार्टमेंट थे दिल्ली सल्तनत के उसे देखेंगे। तो इसमें है सबसे पहले दीवाने रिसालत, जो कि डिपार्टमेंट था फॉरेन अफेयर्स का और इसमें डिप्लोमेटिक करेस्पॉन्डेंस के बारे में काम किया जाता था। इसके बाद है दीवाने अर्ज, जो कि मिलिट्री का डिपार्टमेंट था। इसमें जो रॉयल आर्मी थे और रॉयल आर्मी को मेंटेन करना और ट्रूप में जो सैनिक होते थे उन्हें क्या करना, रिक्रूट करना यानी सैनिकों को बहाल करना। तो इस तरह के काम किए जाते थे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री के अंदर में, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था बलबन के द्वारा। तो दीवाने अर्ज को, जो कि मिलिट्री का डिपार्टमेंट था, वो बलबन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद है दीवाने इस्तियाक, जो कि पेंशन के लिए डिपार्टमेंट था। और दीवाने मुस्तखराज, ये एरियर्स और रेवेन्यू जो होता था इसका डिपार्टमेंट था। दीवाने कोही, ये डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर का, जिसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को मैनेज किया जाता था। उसके बाद है दीवाने इंसा, ये डिपार्टमेंट था रॉयल जो काम होते थे उसे हैंडल करना और उसे मैनेज करने का काम, रेगुलेट करने का काम दीवाने इंसा में होता था। उसके बाद है दीवाने बंदगन, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स था, गुलामों का डिपार्टमेंट था। और ये उसके बाद है दीवाने खाजा, ये डिपार्टमेंट था जस्टिस का। और लास्ट है दीवाने खैरत, ये डिपार्टमेंट था चैरिटी का, यानी दान ये सब करने का डिपार्टमेंट दीवाने खैरत में आता था। तो ये थे आज का वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया 10 सितंबर का 3rd शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो आप लोगों से मैं फिर से होप करती हूँ कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ग्रुप्स में शेयर करेंगे। इस तरह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर जुड़ेंगे इस चैनल पे तो मैं मोटिवेटेड फील करूँगी और आगे इस तरह के वीडियो लाने में मुझे इंटरेस्ट भी आएगी। तो आई होप कि आप इस बात को जरूर ध्यान देंगे इस बात पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।